हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आपने देखा कि टैक्स से संबंधित जो भी जानकारी होनी चाहिए वो हमने पूरा जो है चर्चा कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 2 के प्रश्न जो है हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। यहाँ पर जो है मैं किताब से जो है प्रश्न ले रहा हूँ। चूंकि क्वेश्चन जो है बहुत लंबा होता है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। तो आइए देखते हैं। एक प्रश्न क्रमांक 1, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय 4,10,000 रुपए है। वह प्रति माह 4,000 रुपए अपने सामान्य भविष्य निधि खाते तथा 24,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। वह 25,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है में 20,000 रुपए तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपए जिसका 50% कर मुक्त है दान करता है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है। आयकर दरें निम्नानुसार है। 2 लाख रुपए तक आयकर की दर 0, 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक 10% और 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख रुपए तक 20%। शिक्षा उपकर देय आयकर का 2% और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक उपकर देय आयकर का 1% है। तो अब यहां पर जो है जब हम आयकर की गणना करेंगे तो सबसे पहले तो एक वित्तीय वर्ष में उसका कुल इनकम कितना होता है वो हमें देखना होता है। और यहां पर सीधा सीधा दे दिया गया है कि उसका वार्षिक आय 4,10,000 रुपए है। तो आइए देखते हैं। मैं इसको जो है पॉइंट वाइज लिखते जाऊंगा। सबसे पहला यहां पर लिख लेते हैं कुल वार्षिक आय, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में उसका कुल कितना आय है तो वह है 4,10,000 रुपए। चूंकि ये जो है 2 जगह जमा कर रहा है, दान दे रहा है। प्रधानमंत्री राहत कोष में 20,000 और वृद्धा आश्रम में 12,000। तो यहां पर जो है हम लिख लेंगे सेकेंड नंबर, छूट की राशि ये हो जाएगा। यहां डेज देकर के मैं पहला लिख देता हूं, प्रधानमंत्री राहत कोष। चूंकि इसमें जो है पूरा का पूरा छूट होता है और ये कितना जमा कर रहा है 20,000 रुपए। ये 100% कर मुक्त है। और वृद्धा आश्रम में 12,000। तो सेकेंड लिख देता हूं वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम में 12,000 तो दे रहा है, उसका कितना प्रतिशत 50% कर मुक्त है। तो 12,000 का 50% कितना हो जाएगा 6,000 रुपए। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 26,000 रुपए। यानी कि ये 26,000 रुपए जो है ये उसको पूरा छूट मिलेगा। यानी कि ये 26,000 रुपए इस 4,10,000 में हम कम कर देंगे। तो यहां पर लिख देते हैं शेष आय बराबर 4,10,000 माइनस कर देंगे 26,000। तो ये कितना हो जाएगा, इधर मैं लिख करके घटा देता हूं। 4,10,000 में आप 26,000 माइनस कीजिए तो ये 0 0 ही रहेगा। यहां से ये उधार लेंगे 10, 10 में 6 घटाएंगे तो 4, यहां 0 बच गया, ये 10 हो जाएगा। 10 में 2 घटाएंगे तो 8 और यहां कितना बचा 3, यानी कि 3,84,000। 84 और 6 90 100, ठीक। तो ये हो गया आपका 3,84,000 रुपए। दान को माइनस करने के बाद अब कितना बचा 3,84,000 रुपए जो है इसका बन रहा है। अब इसके बाद इसको जो निवेश की गई राशि है तो उसको भी हम लिख लेते हैं।
तो यहां पर लिख लेते हैं निवेश, जिसमें हमको क्या मिलता है, छूट मिलता है, निवेश यानी की राशि। अब यहां पर जितने प्रकार के हैं सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहां बोला गया है कि प्रति माह 4,000 रुपए सामान्य भविष्य निधि खाते में, तो यहां हम लिख देंगे सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपए प्रति माह है, तो यहां पर एक महीने का 4,000, तो 12 महीने का 12 चौक 48,000 रुपए जो है सामान्य भविष्य निधि खाते में जाता है। तथा 24,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम, तो सेकेंड यहां पर हम लिख देंगे जीवन बीमा प्रीमियम, जो कि वार्षिक है, और कितना दिया गया है वार्षिक, 24,000 रुपए, तो यहां पर हम लिख देंगे 24,000 रुपए। उसके बाद है 25,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, तो यहां तीसरा हो जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र। तो ये राष्ट्रीय बचत पत्र जो कि वार्षिक है 25,000 रुपए है, तो यहां हमने लिख दिया 25,000 रुपए। तो अब ये जो है टोटल कर लेते हैं कि वो कितना जो है निवेश करके बचा रहा है। तो ये आपका 000 तो आ ही जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 5 17 का 7 हासिल 1, 4 2 6 2 8 और 1 9, यानी कि कुल जो है वो कितना बचा रहा है, 97,000 रुपए निवेश करके जो है वो बचा रहा है। एक बार देख लें, 5 4 9 8 17 का 7 हासिल 1, 4 2 6 2 8 और 1 9, ठीक। तो यहां पर देखिए उसका कुल इनकम था 4,10,000 रुपए। प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किया 20,000 जो कि 100% कर मुक्त है। 12,000 रुपए वृद्धाश्रम में जो कि 50% कर मुक्त है, तो 12,000 का 50% 6,000, तो 26,000 तो ऐसे ही छूट मिल गया। इसको हमने 4,10,000 में माइनस कर दिया, तो ये हो गया 3,84,000। अब गवर्नमेंट जो है निवेश में भी छूट देती है, तो निवेश की राशि यानी कि छूट की राशि जो है सामान्य भविष्य निधि हर महीने 4,000, तो 12 चौक 48,000, जीवन बीमा प्रीमियम 24,000 वार्षिक, और राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है 25,000, तो टोटल जो है हो जाता है 97,000 रुपए। इस 97,000 को हम 3,84,000 में माइनस कर देंगे, तो वो कहलाएगा आपका कर योग्य राशि। तो 5वां नंबर यहां लिख देते हैं कर योग्य राशि। तो कर योग्य राशि ये मिलेगा आपका 3,84,000 माइनस 97,000। तो यहां पर मैं इसको घटा देता हूं ताकि गलती का गुंजाइश न रहे। तो ये हो जाएगा आपका 4 में 7 तो घटेगा नहीं, यहां से ले लो 14, 14 में 7 घटाएंगे 7, यहां बच गया 7, यहां से उधार लोगे हो जाएगा 17, 9 घटा दो तो आ जाएगा 8, 9 8 17, और ये बच गया 2, यानी कि कर योग्य आय जो बचता है वो है आपका 2,87,000 रुपए, यानी कि उस पर जो टैक्स लगना चाहिए वो कितना है, 2,87,000 रुपए है। अब 6वां पॉइंट में हम क्या करेंगे, आयकर की गणना करते हैं। तो आयकर की गणना जब करेंगे तो इसमें हमको अलग अलग स्लैब दिया गया है कि 2 लाख रुपए तक जो है इनकम टैक्स का दर 0 है, तो यहां पर हम लिख देंगे 2 लाख रुपए तक बराबर क्या, 0, ठीक है। उसके बाद 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक में 10%, तो यहां पर 2 लाख तक तो 0 हो गया, यहीं पर जो है गलती होने का चांस होता है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। हमारा जो
इनकम है जिस पे टैक्स लगना चाहिए 2,87,000 है। ये कर योग्य आय है। इस कर योग्य आय को अब जो है अलग अलग स्लैब में डिवाइड करेंगे। तो जीरो से लेकर के, जीरो नहीं बोलना चाहिए, 1 रुपए से लेकर के 2 लाख तक जो भी राशि होगा उसमें 0 रुपए लगेगा। और 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक यदि है तो उस पे जो है 10%। लेकिन 2 लाख से, मान लो 5 लाख नहीं है तो 2 लाख से कितना ऊपर है उसको हम देख लेंगे। तो ये 2 लाख से कितना ऊपर है? 87,000। मतलब 2 लाख से 2,87,000 के बीच जो भी राशि बनता है उसका कितना होगा? 10% होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2,01 रुपए से 2,87,000 रुपए, अर्थात 2,01 रुपए से 2,87,000 के बीच अगर हम लें तो टोटल कितना आता है? 87,000 का 10% जो है टैक्स लगेगा। तो ये 87,000 रुपए का 10% यदि हम निकाल दें तो ये हो जाता है आपका 87,000 गुणित 10/100। 1 0 1 0, ये 1 0 ये 1 0, तो ये हो गया 8,700। अब इसको और इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 8,700 रुपए होगा। ये 8,700 रुपये क्या है? आयकर है। हमने आयकर की गणना कर रहे थे। इसके बाद अगर अगले नंबर में हम चलें तो एक और बोला गया है कि शिक्षा उपकर जो होता है वो जितना टैक्स आपका बनता है उसका जो है 3%। तो यहां पर हम ज्ञात कर लेंगे शिक्षा उपकर, और ये शिक्षा उपकर कितना होगा? 8,700 रुपए का 3%। तो ये 8,700 गुणित 3/100, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल, तो 87 गुणित 3 बराबर 3 सत्ते 21 का 1 हासिल आया 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26, यानी कि यहां पर 261 रुपए जो है शिक्षा उपकर लगता है। तो लास्ट 8वां हम ले लेते हैं कुल आयकर। तो कुल आयकर कितना हो जाएगा? 8,700 प्लस 261। जगह की कमी है, मैं वहीं पर लिख दे रहा हूं। तो ये 700 है, 200 तो 900 हो जाएगा, 8,961। तो यहां पर 8,961 रुपए। तो यहां पर लास्ट में हम आंसर लिख देंगे। अतः आयकर 8,961 रुपए होगा। एक बार मैं रिवाइज करता हूं इसको कि हम कैसे गणना किए हैं। सबसे पहले देखिए कि उसका जो है कुल वार्षिक आय कितना था? 4,10,000 रुपए। चूंकि वो 2 जगह दान कर रहा है, प्रधानमंत्री राहत कोष में जो कि 20,000 है और 100% कर मुक्त है, तो हमने पूरा का पूरा 20,000 लिया। एक वृद्धाश्रम में दान करता है 12,000, जिसका 50% कर मुक्त है, तो 12,000 का 50% 6,000, तो 20,000 और 6,000 टोटल हो गया 26,000। तो ये 4,10,000 में से 26,000 उसको छूट मिल गया, तो उसको हम माइनस कर दिए, बच गया 3,84,000। अब गवर्नमेंट के द्वारा जो भी हम निवेश करते हैं उसमें भी छूट प्रदान किया जाता है। तो यहां पर निवेश 3 जगह किया गया है। सामान्य भविष्य निधि में प्रति महीना 4,000, 1 महीने का 4,000, तो 12 महीने का 12 चौक 48,000। जीवन बीमा प्रीमियम वार्षिक पटाता है 24,000 और राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है वार्षिक 25,000 रुपए। टोटल हुआ 97,000 रुपए। अगर ये 1 लाख से अधिक हो जाता तो 1 लाख छूट मिलता। चूंकि ये 1 लाख से कम है इसलिए ये राशि यानी कि 97,000 छूट मिलेगा। तो ये जो 3,84,000 उसका इनकम बन रहा है उसमें 97,000 हम और माइनस कर देंगे, हो जाता है 2,87,000। तो
तो ये जो है आपका हो जाता है कर योग्य आय। इस कर योग्य आय को अब अलग अलग इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार हम गणना करते हैं। तो आयकर की गणना करते हैं तो 2 लाख रुपए तक जो है टैक्स नहीं है, तो हमने लिख दिया 0। 2 लाख से ऊपर के लिए तो 2 लाख से 2,87,000, क्योंकि उसका इनकम इतना बन रहा है ना, तो 2 लाख से 2,87,000 के बीच में कितना ये राशि बचा, 87,000। तो ये 87,000 का 10% हमने निकाल लिया 8,700 रुपए। अब इसमें 3% शिक्षा उपकर लगता है, तो 8,700 का 3% निकाल लिए, ये हो गया 261 रुपए। तो ये 8,700 रुपये आयकर और 261 रुपए शिक्षा उपकर, दोनों को मिला करके 8,961 रुपए जो है इनकम टैक्स बनता है। यानी कि उस व्यक्ति को, गवर्नमेंट को जो है 8,961 रुपए कर यानी कि टैक्स जो है देना होगा। तो ये आयकर से संबंधित जो है पहला प्रश्न था। आप अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, रिपीट करके देखिए। इंट्रोडक्शन वीडियो में जो भी बताया गया था उसी के आधार पर स्टेप बाय स्टेप जो है इस प्रश्न को हमने हल किया है। यदि आप सिस्टमेटिक उसको हल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के वीडियो में जो है हम इतना ही लेते हैं। अगले वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।